एज पर द हिस्टोरिकल एविडेंसेस 20,000 BC के आसपास रेबीज वायरस डॉग्स से इंसानों में ट्रांसमिट हो गया था। कॉन्सिक्वेंटली हर साल हजारों लोगों की मौत इस वायरस से हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एड्स, जो 20th सेंचुरी में मंकी से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गया, जिसकी वजह से नाउ इट इज इन्फेक्टिंग द मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। इन 1970 a virus named Ebola was transmitted from monkeys and we are still facing the challenges by this outbreak. Hello everyone, my name is Dr. Manjeet Singh and you are watching The Medical Element. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि क्यों रीसेंट टाइम में वायरल आउटब्रेक्स बढ़ते जा रहे हैं और इतना ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमंस में कैसे हो पा रहा है। पिछली एक सेंचुरी में ज़ोनोटिक डिजीजेस के इन्फेक्शन में काफी खतरनाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनिमल से ह्यूमन में फैलने वाले पैथोजेंस के कारण ये इन्फेक्शन रेट लास्ट 10 ईयर्स में 4 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गया है। आज के समय इंसानों में होने वाली 60% डिजीजेस जोनोटिक हैं, यानी कि वो जानवरों से इंसानों में आई हैं। इन डिजीजेस के पैथोजन जो हैं वो या तो किसी डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या फिर किसी इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए ही फैले। पुराने समय में भी जोनोटिक डिजीजेस ह्यूमन हेल्थ के लिए एक रिस्क रही हैं, बट द अलार्मिंग फैक्ट इज दैट दे हैव बीन नाउ टर्न्ड इनटू अ वेरी फेटल condition and in recent time, and the reason is our dramatically changing lifestyle, our food habits, our eating habits, and our dependency on animals, for which they have brought us too close to these animals and also these pathogens. Another reason that stands with a tall claim is the conversion of land for food and livestock production is destroying and fragmenting natural habitats around the world. कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग पॉपुलेशंस की नीड को पूरा करने के लिए बहुत ही बड़े स्केल पे फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे नेचुरल हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं और उनका फ्रेगमेंटेशन बढ़ता जा रहा है। सिंस 1990 178 मिलियन हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। ये अप्रोक्सीमेटली लीबिया के साइज जितना है, एंड यू शुड आल्सो नो दैट लीबिया इज द वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट कंट्री। लैंड कन्वर्शन की वजह से वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है, which is forcing the wild animals to move towards the human residences in search of food and shelter, which is furthermore increases the risk of the pathogen transmission from wild to the human. And now you would be surprised to know that there is a major role of deforestation in Ebola outbreak in the West and the Central Africa. And in the last 20 years, there have been numerous Ebola outbreaks in the West and the Central Africa. ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस है, इसकी मोर्टेलिटी रेट 50% के अराउंड है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्केरी है। इबोला का लार्जेस्ट आउटब्रेक 2014 में गिनिया में हुआ। देखते ही देखते आसपास के कंट्रीज में ये भी फैल गया, and due to this outbreak almost 11,000 people lost their lives. And in recent outbreak in the Democratic Republic of the Congo, 2,300 people lost their lives due to the outbreak of the Ebola virus. Although it is difficult to trace the exact drivers for these specific outbreaks, but कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि वेस्ट और द सेंट्रल अफ्रीका में बढ़ते हुए डिफोरेस्टेशन से ये मामले जुड़े हुए हैं। People living near the forest or someone who is involved in the direct process of the deforestation, these people are actually even at the higher risk of being infected. This is what the researchers have come out with. पहले के समय में जब फॉरेस्ट और रिवर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन नहीं होता था, तब इंसान और जंगली जानवरों में जो संपर्क था वो बहुत ही लिमिटेड था। इसकी वजह से ये पैथोजेंस भी एक लिमिटेड क्रॉसओवर के साथ ही इंसानों को इन्फेक्ट कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन होने लगा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पैथोजेंस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने लगी है और आउटब्रेक होने लगा है। फॉरेस्ट में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी इन पैथोजन को तेजी से फैलने से और हावी होने से हमेशा रोकती रही है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द डाइल्यूशन इफेक्ट। और रिसेंट कोविड-19 का आउटब्रेक इसी का एग्जाम्पल है, जो हमने ग्लोबल लेवल पे हमने रिसेंटली इसको झेला है। इन 2002 SARS-CoV was transmitted from animal to human in the Guangdong province of the southern China. And by 2003 this virus affected approximately 8,000 people in that province. और इस वायरस से होने वाली डिजीज इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि almost 770 people have died due to this.
which approximately accounted for the 9% of the total infected population in that province. Although the evidence is not conclusive, लेकिन ये माना जाता है कि डिजीज का इनिशियल आउटब्रेक जो है ग्वांगडोंग की वाइल्ड लाइफ मार्केट में लोगों के इन्फेक्टेड रैकून डॉग्स और द पाम सिवेट के कांटेक्ट में एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हुआ। रिसर्चर्स को पता लगा कि जिन लोगों में शुरुआत में ये डिजीज हुई थी उनमें से मोस्टली या तो वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या फिर वो डायरेक्टली जो है इन वाइल्ड एनिमल्स के कंजप्शन में इन्वॉल्व थे। ऑल्दो रिसर्चर्स इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि एनिमल से ह्यूमन में इनिशियल ट्रांसमिशन वाइल्ड लाइफ मार्केट में ही हुआ, लेकिन वाइल्ड लाइफ मार्केट और रेस्टोरेंट जो वाइल्ड एनिमल्स को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते थे वो एक ट्रांसमिशन का सेंटर थे। Studies do prove that outbreak of the SARS and the illegal wildlife trade are interconnected. चाइना के वाइल्ड लाइफ मार्केट में बेचे जाने वाले इन एनिमल्स का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इलीगल ट्रैफिकिंग के जरिए वियतनाम और लाओपीडिया के रीजन से आता है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि इन्फेक्टेड होस्ट स्पीशीज नेबर कंट्री से वाइल्ड एनिमल्स के जरिए उनसे इस कंट्री में ट्रांसपोर्ट हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस ऐसा करते कैसे हैं, ये इन्फेक्शन फैलाते कैसे हैं और इनका ट्रांसमिशन जो है वो किसी भी एनिमल से ह्यूमन में होता कैसे है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैथोजन के रूप में वायरस का काम होता है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना और रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे वायरस अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो अपने जैसे और वायरस क्रिएट करते हैं। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है, वो बिना होस्ट सेल के खुद से ही रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब अपनी कॉपीज वो और क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ऐसा देखा गया है कि वायरस अपने ओरिजिनल होस्ट को या तो अफेक्ट नहीं करते हैं या फिर बहुत ही माइन्यूटली अफेक्ट करते हैं। And now the question rises is that why don't the viruses affect the original host? And the answer lies is the evolution. क्योंकि उन स्पीशीज ने जनरेशन बाय जनरेशन खुद में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। ये रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट अलाउ करता है जिसमें उनका इम्यून सिस्टम जो है वायरस को पूरी तरह मारे बिना इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर वो वायरस ओरिजिनल होस्ट से किसी नए होस्ट या किसी नए स्पीशीज में जंप करता है तो उस नई स्पीशीज के पास उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती या फिर उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी होती ही नहीं है। ये फैक्ट काफी स्केरिंग है बिकॉज वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द मिलियंस ऑफ वायरसेस ऑल द टाइम and of these only few viruses have this ability to infect the new host, and this new host could be humans, and this whole phenomena is known as what we call as the spillover. एक सक्सेसफुल स्पिलओवर के लिए एक वायरस को एक सीरीज ऑफ बैरियर को टैकल करना पड़ता है जिसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है। अगर वो इनमें से एक भी बैरियर को क्रॉस करने में फेल हो जाता है तो ऐसे में वायरस अपने नए होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। किसी भी जगह जितने ज्यादा इन्फेक्टेड एनिमल्स और ओरिजिनल होस्ट होंगे और जितने ज्यादा वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आएंगे स्पिल ओवर के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्पिल ओवर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम इन इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये वायरसेस इन्फेक्टेड एनिमल के एक्सक्रीटरी वेस्ट, इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से या फिर इन इन्फेक्टेड एनिमल्स को कंज्यूम करने से या किसी इंटरमीडिएट स्पीशीज जैसे कि मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के जरिए ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमें ऐसी इन्फेक्शन से बचाते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुछ जीन इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। जेनेटिक बैरियर को पार करने के अलावा वायरस को हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से भी बचना होता है। दिस इज वेयर द म्यूटेशंस कम इनटू द रोल एंड मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये देखा गया है कि ओरिजिनल वायरस स्पिल ओवर नहीं कर पाता। They have to gain certain kind of mutations, these changes, ताकि वो आसानी से रेप्लिकेट कर पाएं और इन सभी बैरियर को पार कर सकें। बैट्स को फ्रीक्वेंटली नई जोनोटिक डिजीज के साथ हमेशा से जोड़ा जाता रहा है क्योंकि बैट्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 200 वायरसेस एसोसिएटेड हैं और ऐसा एस्टिमेट है कि लास्ट 25 ईयर्स में होने वाले जोनोटिक डिजीजेस में से आउटब्रेक्स में से बैट जो है 6 मेजर आउटब्रेक्स के साथ लिंक्ड हैं। बैट्स ऐसे वायरस के लिए नेचुरल रिजर्वर होते हैं क्योंकि ये हाई वायरल लोड कैरी कर सकते हैं
और खुद इन्फेक्टेड हुए बिना वायरस को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। बैट्स यूजुअली कॉलोनीज में रहते हैं और इनकी एक कॉलोनी में टेंस ऑफ मिलियंस तक मेंबर हो सकते हैं। इसके साथ बैट्स हाईली मोबाइल होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और जिसके साथ ये वायरस का ट्रांसमिशन भी बहुत ही आसान कर देते हैं। इन सब रिस्क के बावजूद भी बैट्स को मारना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। चांसेस है कि ऐसा करने से जोनोटिक डिजीज का स्पिलओवर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इन लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन मल्टीपल इवेंट्स व्हिच वर अनसक्सेसफुल एंड ऑल due to the obvious reasons. And one of the example is Uganda, where there have been multiple attempts to kill the bats and the result was the Marburg virus outbreak. इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मास किलिंग की वजह से बैट्स किसी नए एरिया में माइग्रेट कर जाएं और अगर ऐसा होता है तो उस एरिया में भी वायरस ट्रांसमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। By killing bats, there is also risk of the further disrupting the ecosystem. In particular, bats are essential for the insect control and the plant pollination, with over 300 species of fruits dependent on bats for the pollination. हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि इन वायरसेस जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम है। If we compare this time to the time taken by scientists to develop new vaccines. अब बदलाव बहुत जरूरी है। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेस और इकोसिस्टम के रिगार्डिंग अपने पर्सपेक्टिव में चेंज नहीं किए तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। They can take the worst turn for the mankind. ऐसे आउटब्रेक्स और ऐसे पेंडेमिक जो है बहुत कॉमन हो जाएंगे। हमें जरूरत है कि हम नेचुरल इकोसिस्टम को लीस्ट इंटरप्ट किए बिना डेवलपमेंटल गोल को इस्टेब्लिश करें। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। Keep connected with us on the other social media platforms and the link are provided in the description below. Thank you for watching.